जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जो जड़ावाला के अंदर वाकया हुआ, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जलाया गया और 6 चर्चिज़ को आग लगाई गई, उनकी बेहुरमती की गई, उस पर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। उलमा कराम बाकायदा रोए और उन्होंने पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। और कल आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि ये वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त भी है और इस किस्म के वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। तो आज मैं एक उलमा कराम के लिए तजवीज़ रखूँगा कि किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन पाकिस्तानियों के आंसू साफ़ किए जा सकते हैं। वो तजवीज़ क्या है, हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और नई कैबिनेट ने हलफ ले लिया, किस वज़ीर को कौन सी वजारत मिली और क्या ये वज़ीर वाकई अहल हैं या नहीं हैं, इनमें कंट्रोवर्शल्स कौन से हैं और कौन से ऐसे वज़ीर हैं जिनके ऊपर लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे हैं, और जिन जिन वज़ीरों को मैं जानता हूं उनके बारे में भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और आज ही के व्लॉग के आखिर में एक छोटी सी कहानी भी आपके सामने रखेंगे और उस कहानी में आपको बताएंगे कि जेल के अंदर जब शाहिद खाकान अब्बासी और सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त दोनों का कहकहा क्यों निकला था। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तारीख़ी वाक़या है कि दो दोस्त या दो दुश्मन या दो सियासी हरीफ अचानक एक दूसरे के साथ मिले और बजाय इसके कि वो इजहार हमदर्दी करें, उन दोनों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहका लगाया, हंसना शुरू कर दिया था। क्यों हंसे थे ये मैं आपको इस व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले कैबिनेट पे बात करेंगे और उसके बाद जड़ावाला जो वाक़या हुआ, सानहा हुआ, उसके ऊपर जो मेरी एक तजवीज़ है वो ज़ाहिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। देखें जी, जो 22 लोगों ने हल्फ उठाया आज, उनमें से सबसे पहले जलील अब्बास जिलानी साहब हैं। ये वज़ीर ख़ारजा का कलमदार इनको दिया गया है। ये कैरियर डिप्लोमेट हैं। ये इंडिया के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर रहे हैं, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर रहे हैं, फिर ये सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। इंतहाई पढ़े लिखे, समझदार, बुर्दबार आदमी हैं और मेरा ख़्याल ये है कि ये इस एज़ाज़ के लिए बाकायदा अहल भी हैं। लेकिन इनका नाम इससे पहले प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आया था, लेकिन ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो इनको नहीं बनाया गया। अब ये अनवारुल हक काकड़ साहब के फॉरेन मिनिस्टर हैं और मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री को ठीक ठाक चला लेंगे। उसके बाद सरफराज बुख्ती साहब हैं जो दाखिला के मिनिस्टर हैं, फिर समुंदर पर पाकिस्तानियों की वजारत इनको दी गई है, फिर इंसाद मंशियात की वजारतें इनके हवाले की गई हैं। और ये भी बड़े ज़बरदस्त आदमी है, पहले वज़ीर दाखिला ने हैं बलोचिस्तान के और बाप पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। अनवारुल हक काकड़ साहब के ज़ाती दोस्त हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ कर रहे हैं कि एक ही पार्टी के दो लोगों को दो अहम ओहदे दे दिए गए हैं। इस पर ज़ाहिर बलोचिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वफाक से भी आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ सियासी जमातें भी अनईज़ी हैं इनके साथ, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ठीक फ़ैसला है, क्योंकि उसकी वजह है कि बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त अलहदगी पसंद मौजूद हैं और सरफराज बुख्ती साहब का मौक़िफ़ क्लियर है उसके ऊपर। तो अब बलोचिस्तान के इशू को एक बलोच ही डील करेगा। तो ये मेरी नज़र में तो अच्छा फ़ैसला है, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास इत्तलात व नशियात की वजारत का कलमदान है। ये जर्नलिस्ट हैं, हमारे एंकर भी हैं, शो भी करते थे और फिर इनके कॉमर्स भी आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते थे। फिर ये डीजी रेडियो भी रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका या उनकी क़यादत के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इनके बारे में कोई सोचा नहीं था किसी ने कि ये वज़ीर इत्तलात बन जाएंगे, क्योंकि कुछ और लोग उम्मीदवार थे जो अब इन्हें नापसंद कर रहे हैं और इनके खिलाफ ट्वीट्स भी कर रहे हैं और कुछ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक्सपर्ट आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और ये फ़ैसला भी गलत नहीं है, फ़ैसला बहुत अच्छा है। फिर अहमद अरफान असलम साहब, इनको कानून और इंसाफ और कुदरती वसाइल और इसके साथ मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल की वजारतें दी गई हैं। ये भी पढ़े लिखे आदमी हैं, कानूनदान हैं और सोशल वर्क भी करते रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इनके साथ नहीं है। फिर मोहम्मद अली हैं, इनको तवानाई और पेट्रोलियम के वज़ीर बनाया गया है और ये ताबश गौहर साहब की जगह इनको वज़ीर बनाया गया। ताबश गौहर साहब पावर और पेट्रोलियम के वज़ीर बनना चाहते थे और ये इससे पहले इमरान खान साहब की कैबिनेट में शामिल थे। कल हमने इनका जिक्र आपसे किया था, लेकिन उसके अंदर एक फैक्चुअल एरर हो गई जिसका मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे बताया था कि LNG लेने के लिए जनरल बाजवा साहब के साथ ताबश गौहर साहब गए थे, जबकि ताबश गौहर साहब नहीं गए थे, वो नदीम बाबर साहब गए थे। तो ताबश गौहर साहब का भी इशू था, ये शंघाई इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक को बेचना चाह रहे थे उनके पास, तो उस वक्त खासा प्रॉब्लम हुआ था। फिर इनके ऊपर भी बड़ा एतराज़ किया गया था कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के शिकार हैं और फिर इमरान खान साहब ने इनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया था। नदीम बाबर साहब पहले चले गए थे, ताबश गौहर साहब उसके बाद गए थे, लेकिन वो जो LNG का वाक़या था वो नदीम बाबर साहब के साथ पेश आया था, वो ताबश गौहर साहब उसके अंदर इन्वॉल्व भी थे। मैं चाह रहा था ताकि करेक्शन हो जाए आपको। फिर
अब उनको शामिल नहीं किया ताबश कोर साहब को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके ख़िलाफ़ बातें की गई तो फिर उनका नाम दे के नाम वापस ले लिया गया, तो उनकी जगह मोहम्मद अली साहब आएँ। फिर शमशाद अख्तर साहिबा हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं और ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ी मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। ये इससे पहले जो 2018 की गवर्नमेंट थी उसमें भी ये वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर थी और फिर गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं। बहुत ही समझदार खातून है, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। फिर गौर एजाज साहब, इनके साथ मेरी कई मुलाकातें हैं। ये बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं। फिर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं। लेक सिटी के नाम से लाहौर के अंदर इनकी हाउसिंग स्कीम भी है और बड़े ब्राइट आदमी हैं और अपराइट आदमी हैं। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान, बल्कि इनका एक फार्मूला है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में $16 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं। तो अब इनके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठ के ये अपने मामलात को और जो इंडस्ट्री है उसको दुरुस्त करें। तो गौहर एजाज साहब एक बड़ा अच्छा इजाफा है, बहुत अच्छा ठीक इसका। और इनके बारे में भी मशहूर था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, लेकिन मेरा ख्याल ये वजारत इनके शायान शान है। फिर डॉक्टर उमर सैफ साहब का मैं जिक्र करता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बने हैं। ये इससे पहले पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यूनिवर्सिटी थे उसके वाइस चांसलर भी रहे हैं और बड़े ही ब्राइट किस्म के नौजवान हैं। मेरे साथ इनका बहुत एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला ठीक हुआ है और ये बहुत कुछ IT की इंडस्ट्री में करेंगे। फिर समी सईद साहब हैं, ये मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर बनाए गए हैं। ये पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पिछला दौर था उसमें समी सईद साहब का बड़ा हाथ था और मियाँ नवाज शरीफ साहब इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते। तो अब ये याद रखिएगा कि समी सईद जो हैं उनका ताल्लुक मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है और मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जलील अब्बास जिलानी साहब का भी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है। तो ये दो बड़ी पार्टीज़ के अपने नुमाइंदे इस गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। फिर जमाल शाह का नाम है, ये कौमी विरसा और सकाफ़त के कलमदान ने संभाला। बड़े मशहूर एक्टर हैं, आपने देखा होगा, कोयटा के साथ इनका ताल्लुक है और बड़े वाइब्रेंट है। फिर इनका हुनर कदा के नाम से इनका अपना एक इदारा भी है जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर सिखाया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। फिर मदद अली सिंधी साहब जो इनको वफाकी वज़ीर तालीम बनाया गया, लेकिन मैं इनको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि NGOs चलाते हैं और इन्होंने तालीम पे बहुत काम किया है। फिर डॉक्टर नदीम जान को कौमी सेहत का वफाकी वज़ीर बनाया गया है। ये मेडिकल डॉक्टर हैं और ज़ाहिर है इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। खलील जॉर्ज साहब जो हैं ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी हैं और इंसानी हकूक़ और वुमेन एम्पावरमेंट के वफाकी वज़ीर बनाए गए हैं। ये अच्छा इजाफ़ा है क्या, क्योंकि अब एक बैलेंस क्रिएट किया गया है, क्योंकि मिनारिटीज़ पाकिस्तान का एक मेन सेगमेंट है और उनकी नुमाइंदगी, मेरा ख़्याल है उनको 2-3 और वजारतें मिलनी चाहिए बजाय इसके कि सिर्फ एक वजारत दी जाए। अनीक अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, मजहबी अमूर का प्रोग्राम करते हैं और इनको मजहबी अमूर ही की वजारत दी गई है। बहुत शानदार आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। ये कराची के रहने वाले हैं और जॉन एलिया साहब के दोस्त थे, उनके बरखुरदार थे और बड़ी ज़बरदस्त और शेर फैम आदमी हैं। इनके साथ शाहिद अशरफ तारड़ साहब हैं, ये वफाकी वज़ीर मवासलात बनाए गए हैं। ये उससे पहले मवासलात के सेक्रेटरी भी रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। CPAC के अंदर इन्होंने बड़ा काम किया था और इन्हें इसलिए शामिल किया गया ताकि CPAC के अंदर किसी किस्म का रखना नहीं आना चाहिए। फिर इसके साथ साथ मशीर बनाए गए, एयर मार्शल रिटायर्ड फ़रहत हुसैन को मशीर बनाया गया हवाबाजी का। फिर आहा चीमा साहब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी वो मशीर थे, इस कैबिनेट के अंदर भी वो शामिल हैं और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, आपको पता होगा। वकार मसूद साहब को मशीर बराए ख़जाना बनाया गया है, ये सेक्रेटरी ख़जाना भी रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के दौर में भी रहे हैं। फिर ये दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं, अब इनको कैरी किया जा रहा है। फिर इनके साथ साथ मशाल हुसैन मलिक साहिबा जो हैं उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। ये यासिन मलिक साहब की बेगम है और यासिन मलिक साहब इस वक्त भी इंडिया की हिरासत के अंदर हैं। तो ये बहुत अच्छा इजाफ़ा है, ये पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा जो है पूरी दुनिया में पेश करेंगी। फिर जवाद सहराब मलिक साहब हैं, मैं इनको नहीं जानता, ये समुंदर पार पाकिस्तानियों के मशीर बनाए गए हैं। फिर इनके साथ साथ वसी शाह जो हमारे दोस्त भी हैं, उनको मामले खसूसी बनाया गया सियाहत का। तो वसी शाह साहब प्रोग्राम करते हैं, कॉलम भी लिखते थे, अच्छे शानदार इंसान हैं ये। डॉक्टर जहाँज़ेब साहब जो हैं उन्हें मामले खसूसी बनाया गया है SIFC का। डॉक्टर जहाँज़ेब खान साहब जो हैं ये भी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे और ये भी मेरा ख्याल है अच्छा इजाफा पे। सईदा आरफा ज़ोहरा को भी मामले खसूसी बनाया गया, आप इनके क्लिप्स देखते रहते हैं, बड़ी शानदार उर्दू बोलती हैं ये। तो मेरा ख्याल है कि ये इजाफ़ा ठीक हुआ। अब फैसला ये करना है कि ये जो कैबिनेट है
क्या इसने सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं या फिर ये काबीना जो एक लंबा खेल खेलेगी और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा पाकिस्तान को चलाएगी। अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बननी थी तो ये जहन में रखेंगे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि सारे के सारे टेक्नोक्रेट हैं स्वाय एक शख्स के जिसका नाम सरफराज भुट्टी है, वो सियासतदान है, बाकी सारे टेक्नोक्रेट हैं। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कैबिनेट पाकिस्तान चलाने की कोशिश करेगी। अगर ये कामयाब हो गए, दोबारा कहता हूँ, अगर ये कामयाब हो गए तो फिर ये सिस्टम लंबा हो जाएगा, फिर ये साल 2 साल तक चलेगा। और अगर ये नाकाम हो गए तो फिर इलेक्शन होंगे और फिर दोबारा सियासतदान वापस आएंगे। और अब हम आते हैं जड़ावाला के वाक़े की तरफ। जड़ावाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ख़बर गर्दिश करती रही कि कुरान मजीद की तौहीन हुई है, जिसके बाद हजूम इकट्ठा हुआ। एक शख्स ने मस्जिद के अंदर खड़े होकर सब लोगों को इकट्ठा किया, फिर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने चर्चिज़ के ऊपर हमला कर दिया, फिर घरों के ऊपर हमला कर दिया। बहुत अच्छी खबर ये हुई कि वहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन हल्ला बड़ा खौफनाक बोला गया। फिर रेंजर्स को लाहौर से बुलाया गया और जड़ावाला के अंदर उन्होंने अमन कायम किया, लेकिन अभी तक वहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है और हालात अभी भी वहाँ पे कशीदा हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में मसक करके पेश किया और पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शर्मिंदा है, क्योंकि इस टाइप का वाक़या नहीं होना चाहिए था। कल मैंने बहुत से उलमा कराम को क्रिश्चियन कम्युनिटी के हक़ में बयान देते हुए माफ़ी मांगते हुए सुना, बल्कि हमारे जो दोस्त हैं हाफ़िज़ अशरफ़ी साहब, उन्होंने तो बाकायदा हाथ जोड़ के रो के क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। अब मेरा एक मशवरा है, मेरी एक तजवीज़ है कि क्योंकि 6 चर्चिज़ को ऊपर हमला किया गया था, उनको नुकसान पहुँचाया गया था, तो इन चर्चिज़ को बनाने की ज़िम्मेदारी उलमा कराम को उठा लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर उलमा हैं, मशाइख हैं, ये सब इकट्ठे हों और ये ऐलान करें कि इन चर्चिज़ को बनाना जैसे ये थे बल्कि उससे भी बेहतर बना के हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को देंगे और उसके बाद इनकी हिफाजत करेंगे कि किसी शख्स को ये हक़ नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर कि वो दोबारा इनकी बेहुरमती कर सके या इनकी तौहीन कर सके। तो उलमा कराम को पाकिस्तान के बाहर निकलना होगा, अपने ज़ाती पैसे से मस्जिदों के अंदर चंदा इकट्ठा करके सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके उन्हें चर्चिज़ बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इमेज का, इस्लाम के इमेज का सवाल है, क्योंकि इस्लाम कभी किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह के ऊपर हमले की इजाज़त नहीं देता। तो उलमा कराम को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आएँ, आगे बढ़ें और इन चर्चिज़ की खुद तामीर करें। इससे पाकिस्तान का एक इमेज भी बेहतर होगा और इस्लाम की एक ट्रू पिक्चर भी सामने आएगी। और अब मैं शाहिद खाकान अब्बासी और सैयद खुर्शीद शाह का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे और सैयद खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर थे, और उस वक्त चेयरमैन नैब का फ़ैसला होना था कि हमने किसको चेयरमैन नैब बनाना है। और ये याद रखें कि ये वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला करना होता है। तो उस वक्त मुख्तलिफ़ ज़रियों से जस्टिस जावेद इकबाल साहब का नाम जो है बार बार वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी पेश किया जा रहा था और खुर्शीद शाह साहब के सामने भी पेश किया जा रहा था। तो एक बार दोनों मिले और मिलने के बाद दोनों ने यह फैसला किया है कि हम किसी को भी बना देंगे लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल को हम नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर इनके ऊपर प्रेशर आया और दोनों बड़ी पार्टीज़ की क़यादत जो है उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस जावेद इकबाल को बनाएं। अब ये मैसेज मुझे पता है कि किसने ला के दिया था और इस्टेब्लिशमेंट के किस शख्स ने यह कहा था कि जस्टिस जावेद इकबाल को आपने चेयरमैन बनवाना है। बहरहाल सबसे पहले आसफ अली ज़रदारी साहब को कहा गया और आसफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से एक मैसेज सैयद खुर्शीद शाह के पास आया कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब बनाना है। और फिर वो वहाँ से होते हुए सैयद खुर्शीद शाह वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए, शाहिद खाकान अब्बासी के पास, और उस वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बता दिया गया था कि ये फ़ैसला हो चुका है, तो आपने इस पर एतराज़ नहीं करना। लिहाजा जस्टिस जावेद इकबाल साहब को फिर चेयरमैन नैब बना दिया गया। और कुछ अरसे बाद वाक़या ये हुआ कि सैयद खुर्शीद शाह साहब को भी नैब ने पकड़ लिया और शाहिद खाकान अब्बासी को भी नैब ने पकड़ लिया और फिर दोनों को जेल भिजवा दिया गया। एक बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब सुबह सैर करने के लिए जेल के कॉरिडोर में आए तो उन्होंने सामने देखा कि दूसरी साइड से खुर्शीद शाह साहब आ रहे हैं। तो दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ इज़हार अकीदत किया जाता है, इज़हार हमदर्दी किया जाता, दोनों के मुंह से कहका निकल गया। दोनों देर तक हंसते रहे और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि देखो, जब एक गलत फ़ैसला होता है तो गलत फ़ैसला करने वालों को उसकी सज़ा मिलती है। तो आज हमें इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि हमें उस वक्त रजिस्ट करना चाहिए था, हमें जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब नहीं बनाना चाहिए था। आज जो हमने उसके ऊपर नेकी की उसका बदला ये दिया जा रहा है कि हम दोनों जेल के अंदर हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि ज़िंदगी में अगर दोबारा मौका मिला तो हम मेरिट से डेविएट नहीं करेंगे, हम मेरिट को इंटैक्ट करेंगे, क्योंकि उसी में फ़लाह है। तो इसमें एक बहुत बड़ा दर्स है
तमाम पाकिस्तान के मुक़्तदर शख्सियात के लिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि बुराई आप तक ना पहुँचे तो आप गलियों में बुराई के बच्चे ना फेंकें, क्योंकि जब बच्चे गलियों में होंगे तो बड़े भी होंगे और बड़े होने के बाद फिर वो वही सलूक करेंगे जो जस्टिस जावेद इकबाल ने सैयद खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ किया था।